पाठ 2 गौरी। ये कहानी है। लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। लेखिका का जन्म है वो 1904 में होता है। स्थान है इलाहाबाद। लेखिका का जन्म इलाहाबाद, जन्म 1904 में, जन्म स्थान इलाहाबाद। यदि इन्होंने 20 वर्ष में भी यदि लिखना शुरू किया होगा तो निश्चित तौर पर 1925 के आसपास इनका लेखन कार्य शुरू हो गया होगा। इससे पहले भी हो सकता है। और 1925 के आसपास का अगर समय हम देखें तो ये समय अगर राजनीतिक स्तर पर देखें तो राजनीतिक स्तर पर क्या है, इस समय हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है। आप देखिए देश आजाद कब हुआ? देश की आजादी 1947। 1925 में राष्ट्रीय आंदोलन का ये दौर है। यानी कहानी किस दौर में लिखा जा रहा है? राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में लिखा जा रहा है। सामाजिक स्थिति भी हमारी क्या है? अच्छी नहीं है। लोग बेरोजगार हैं, गरीबी है। सामाजिक स्थिति भी दूसरा यदि देखा जाए, ये पहला हो गया। सामाजिक स्थिति भी देख लीजिए जाए। सामाजिक स्थिति में भी देश को तमाम स्तरों पर संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पे सामाजिक बुराइयां हैं। औरतों को बेहतर स्थान नहीं था। उसके बाद रूढ़ियां हैं, तमाम तरह के सामाजिक कुरीतियां फैला है। आर्थिक दृष्टि से क्या है, हम भारतीय जनता इस समय गरीब है। क्या है? गरीब है, बेरोजगार भी है। ठीक है। धार्मिक स्तर पर देखिए तो विभिन्न धर्मों और संप्रदायों का उदय हो चुका था। तो इस तरह का एक परिदृश्य हमारे इस समाज में उपस्थित होता है। चूंकि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज की अभिव्यक्ति करता है, इसलिए इस कहानी में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पक्ष किसी लेखक या लेखिका के मन में ही कहानी लिखने का भाव को पैदा करता है। सहसा कोई भी व्यक्ति कहानी लेखन नहीं करता है। उसके कहानी लिखने का कहीं ना कहीं कोई प्रेरणा स्रोत जरूर होता है। और कहानी को कहा ही गया है कि समाज के किसी एक विशिष्ट अंग को लेकर के अगर भावनात्मक रूप से अभिव्यक्ति की जाए तो ये कहानी हो जाता है। तो इस कहानी के रचने का भी यह कारण निश्चित तौर पे समाज रहा होगा या कोई घटना रही। ठीक। अब चूंकि इतना स्तर पे उस समय के हम समाज को देख रहे हैं भिन्न भिन्न स्तरों पर, तो कहानीकार के मन में, कहानीकार के मस्तिष्क में इन सारी जो फैक्टर्स हैं, जो सारी बातें हैं, वो उनके मस्तिष्क पे अपना प्रभाव डालेंगे और रचनाकार क्या होगा? उससे उद्दीप्त होगा। ठीक है। रचनाकार के मन में कहानी लिखने की भावना उत्पन्न हो जाएगी। इसी भावनात्मक अभिव्यक्ति की जो ये कहानी है वो गौरी है। और लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक क्षेत्र में जब राष्ट्रीय आंदोलन का दौर चल रहा है तो सबसे बड़ी बात यह है कि 1917 में गांधी का आगमन होता है। यानी 1917 में 1917 में इनका पहला आंदोलन होता है। 14 से अफ्रीका में चलते हैं, 15 में आ जाते हैं। इनका पहला आंदोलन चंपारण में होता है। चंपारण जो है आपके बिहार में है, पूर्णिया जिला में। तो चंपारण का आंदोलन है, ये कृषि आंदोलन था। यहाँ पे राजकुमार शुक्ल ने इन्हें आमंत्रित किया था और ये जाकर चंपारण में कृषकों की समस्या को लेकर के पहली बार ब्रिटिश के खिलाफ बोलते हैं। ये दौर राष्ट्रीय आंदोलन का। इस समय हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन अर्थात अंग्रेजों का शासन है। और इसी अंग्रेजों के शासन से भारत क्या होना चाहता है? अंग्रेजों का शासन है और भारत क्या होना चाहता है? मुक्त होना चाहता है।
इसी की लड़ाई करता है। इसी लड़ाई को एक आंदोलन के रूप में नाम दे दिया जाता है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलन में हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर भागीदार है। इसका श्रेय गांधी को जाता है। गांधी जी के पहले जिन लोगों ने इस देश की आजादी में नेतृत्व कर रहे थे वे मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन गांधी जब आते हैं तो ये मुट्ठी खोल देते हैं और फिर इस आंदोलन को एक बड़े पैमाने पर और हर जन से जोड़ने का कार्य करते हैं। तभी आप देखिए इसको किसानों से जोड़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मिल मजदूरों, अहमदाबाद में 1918 में देखिए, अहमदाबाद में 1918 में अहमदाबाद के मिलों में काम करने वाले मजदूरों के साथ भी वो आंदोलन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे किसान, मजदूर, पढ़े लोग, गांव के और आधी आबादी जो स्त्रियां हैं उन्हें भी वह भागीदार बनाना चाहते हैं। गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ा जो प्रभाव था वो ये था कि गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन से जोड़ने का कार्य किया था। और ये लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान एक स्त्री है, आधी आबादी नारी। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी अपनी भागीदारी किस रूप में दी? कहानी लिख करके दी, जिससे अन्य लोग भी इस कहानी को पढ़कर प्रेरित हों और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लें। क्योंकि गौरी कहानी क्या है? गौरी कहानी राष्ट्रीय आंदोलन के समय लिखी गई कहानी है, ठीक है। और उस समय लिखी गई यह कहानी एक औरत की कर्तव्य परायणता को सुनिश्चित करती है, ठीक है। यहाँ पर जो गौरी नाम दिया गया है, गौरी एक कहानी की कैरेक्टर के रूप में है, ठीक है। और क्या है कि यहाँ पर एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है। यही कारण है कि ये कहानी चरित्र प्रधान कहानी बन जाती है। कौन सी कहानी है? चरित्र प्रधान कहानी है, प्रधान कहानी है। और क्या है कि गौरी का यहाँ त्याग प्रशंसनीय है। वह उदात्त भावना रखती है और अंत में जब कहानी का अंत होता है तो बड़ा मार्मिक तरीके से अंत होता है। उसके पति सीताराम जी 1 साल जेल की सजा काट कर आते हैं और अंत में गौरी उनके चरण स्पर्श करके और उन्हें अपना लेती है। इससे क्या मैसेज जाता है कि वह कहीं ना कहीं, चूंकि गांव में, चूंकि भारत गांव में बसता है, इसलिए गांव में लोग यदि कोई सजा काट के आता था तो उससे बड़ा हे दृष्टि से देखा जाता था, निम्न दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन गौरी ऐसा नहीं करती है। गौरी संवेदनशील है। गौरी के चरित्र में उदात्तीकरण है, उसका एक कैरेक्टर है। वो ससम्मान अपने पति को स्वीकार करती है। तो कहानी को हम देखें तो ये चरित्र प्रधान कहानी है जो कर्तव्य भावना से अनुप्राणित है। हम कहानी का पहला पैराग्राफ ही पढ़ते हैं और फिर इस पैराग्राफ के माध्यम से कहानी समझने का प्रयास करते हैं। शाम को गोधूली की बेला, गोधूली का मतलब होता है कि जब गायें, ग्रामीण संस्कृति में एक निश्चित समय पे गांव में गाय को छोड़ दिया जाता है। क्योंकि गाय, हर व्यक्ति जो ग्रामीण संस्कृति में है अपने दरवाजे पर एक गाय रखता है, आज भी है। और उन गायों को एक निश्चित समय पर उस घर से छोड़ दिया जाता है और साथ में एक व्यक्ति उसके पीछे लग जाता है। और फिर वो गायें उन क्षेत्रों में जहाँ कृषि क्षेत्र नहीं है बल्कि उबड़ खाबड़ जमीन है, मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पर घास जमी हुई होती हैं, उन घासों को चरने का कार्य करती हैं। और फिर एक निश्चित अंतराल के बाद शाम के समय जब वो वापस आती हैं तो उनके पैरों से धूल उड़ने लगता है और फिर उसी धूल के उड़ने के कारण उस काल को, उस समय को गोधूली के बेला कहा जाता है। कुली के सिर पर सामान रखवाए, यानी शाम का समय था, गोधूली की बेला थी।
कुली के सिर पर सामान रखवाए। जब बाबू राधा कृष्ण अपने घर आए तब उनकी भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहां भी नहीं बना, यानी निश्चित तौर पे वो कहीं गए होंगे। कुली के सिर पर से बिस्तर उतरवाकर बाबू राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए। कुली सलाम करके चला गया और वे पास पड़ी एक आराम कुर्सी पर, जिसकी स्प्रिंग खुलकर कुछ ढीले होने के कारण इधर उधर फैल गए थे, गिर से पड़े। उनके इस प्रकार बैठने में स्प्रिंग आपस में टकराए, जिससे एक प्रकार की झनझन की आवाज हुई। पास ही बैठे कुत्ते ने कान उठाकर इधर उधर देखा, फिर भौं भौं करके भौंक उठा। इसी समय उनकी पत्नी कुंती ने कमरे में प्रवेश किया। काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी न पूछकर कुंती ने नम्र स्वर से कहा, चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है। चाय? राधा कृष्ण जी चौक से पड़े। चाय के लिए तो मैंने नहीं कहा था। नहीं कहा था तो क्या हुआ, पी लो चलकर, कुंती ने आग्रह पूर्वक कहा। अच्छा चलो, कहते हैं हुए राधा कृष्ण जी पत्नी के पीछे पीछे चल दिए। देखिए, मैंने कहा था ना कि सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भारत गांव का देश रहा है और गांव में गरीबी रही है। रोजगार के अवसर आज भी बड़े सीमित हैं। आप देखिए, इतनी आबादी बढ़ गई है और रोजगार के अवसर कितने सीमित हो गए हैं। बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। ये समस्याएं हमारे देश में शुरू से ही रही हैं। व्यक्ति, इतनी बड़ी जनसंख्या, मानव को एक संसाधन के रूप में माना जाता है, जिसे मानव संसाधन का एक मंत्रालय ही गठित कर दिया गया, लेकिन मानव संसाधन के रूप में कहां बन पा रहा है? मानव का नियोजन कहां हो पा रहा है? नौकरियां या रोजगार के अवसर सीमित होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं?